तो इसलिए अगर आप लोग भी नहीं पढ़ेंगे तो आप लोग का भी ऐसा ही होगा, क्योंकि यू शुड नो द डिफरेंस। अगर आप डिफरेंस नहीं जान पाएंगे तो फायदा कुछ नहीं है ना। चलिए, इसलिए उनको दुख होना चाहिए क्योंकि वो लोग गलती किए हैं। तुम लोग गलती करने से मैं माफ कर देता हूँ कि तुम्हारा तो फेवरेट कालू है, पर उनका फेवरेट जेसीआरटी है, तो इसलिए उनको ज्यादा पनिशमेंट मिलेगा। क्या हमारा फेवरेट कालू नहीं है सर। है? नहीं सर, वैसा नहीं है जो इशिता ने बोला है। नहीं सर। चलिए, तो हमारा जो नर्वस टिश्यू है उसका ओरिजिन क्या है? उसका ओरिजिन है एक्टोडर्म। समझ रहे हो? सो ओरिजिन ऑफ your nervous tissue is ectoderm. So despite awesome complexity of the nervous system, the tissue consists only 2 types of cells. Okay, तो मेनली 2 तरह के सेल्स मिलते हैं। कौन कौन से? न्यूरॉन्स एंड ग्लिया। तो ग्लिया का मतलब सपोर्टिंग सेल है, तो सिंस ये न्यूरॉन को सपोर्ट करते हैं इनको हम न्यूरोग्लिया बोलते हैं। ओके, नाउ ये जो न्यूरॉन्स है, ओके, इनको हम नर्व सेल्स बोलते हैं, बट नॉट नर्व। डोंट कॉल देम नर्व, यू कैन कॉल देम नर्व सेल्स, एंड दे आर सेंसिटिव टू वेरियस स्टिमुलाई। अलग अलग तरीके के स्टिमुलाई को वो सेंसिटिव होते हैं। उनका काम होने दो। So they convert stimuli into electrical signals called nerve action potentials and conduct these action potentials to other neurons. समझ रहे हो? इसलिए एक्चुअली न्यूरॉन का काम क्या है? एक्चुअली न्यूरॉन का काम है आपका स्टिमुलाई को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करना एंड आगे भेजना। ओके, तो दिस इज द बेसिक जॉब। तो कन्वर्जन ऑफ डैश स्टिमुलाई, कोई भी स्टिमुलाई हो सकता है, मैकेनिकल हो सकता है, विजुअल हो सकता है, केमिकल हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, किसी भी तरह का स्टिमुलस को इलेक्ट्रिकल इंपल्स में कन्वर्ट कर देना उसका काम है। ओके, तो उनके 3 पार्ट्स होते हैं, डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन्स। हम जानते हैं डेंड्राइट्स क्या हैं? They are sensory, axons are motor. Okay, and glia cells का काम क्या है? They support the nervous tissue. Okay, वो nervous tissue को support करते हैं। Now हमारा जो nervous system है इसका मास कितना है? Around 2 kgs, about 3% body weight. Okay, the nervous system is one of the smallest and yet most complex systems, and उसमें around 100 billion neurons हैं in our nervous system. Okay, तो ये हमारा जो है, हाँ बोलो बोलो। चलिए, तो ये जो है ये टोटल चीज क्या है? ये टोटल चीज एक नर्व है। ओके, सो द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ नर्व को हम क्या कहते हैं? एपिन्यूरियम, एंड ये कनेक्टिव टिश्यू होता है। तो एपिन्यूरियम क्या करता है? वो बहुत सारे नर्व फेसिकल्स को बांध के रखता है। ओके, व्हाट इज अ नर्व फेसिकल? मतलब बंडल ऑफ नर्व। तो ये जो एक गोल देख रहे हो, दिस पूरा गोल, इसे इन्होंने लिखा नहीं है एक्चुअली, दिस होल गोल, ये जो पूरा का पूरा गोल है उसको हम क्या बोलेंगे? फेसिकल्स। दिस इज कॉल्ड ए नर्व फेसिकल। उसी तरह मसल में मसल फेसिकल होगा, फेसिकल। ठीक है, तो ये आपका नर्व फेसिकल है। चलिए नाउ, तो इसलिए अब ये नर्व फेसिकल के चारों ओर कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है बताओ?
so that is called पेरिन्यूरियम। ठीक है, तो नर्व के चारों ओर एपिन्यूरियम, फेसिकल के चारों ओर पेरिन्यूरियम, एंड उस फेसिकल में इंडिविजुअल ये सब क्या है, दीज आर नर्व्स। ठीक है, तो ये जो ईच एंड एवरी चीज हम देख रहे हैं ये आपके नर्व सेल्स हैं। ओके, so these are neurons. Okay, so many neurons make a fascicle, many fascicle make a nerve. कोई शक? मतलब कि न्यूरॉन के आउटर कवरिंग को एंडोन्यूरम कहते हैं। एंडोन्यूरियम, हाँ। न्यूरियम। तो इधर हम लोग लिख सकते हैं, we can write इधर आ जाए यार, so suppose हम लोग यहाँ लिखें तो नर्व, नर्व के बाद कौन आएगा, नर्व फेसिकल, नर्व फेसिकल के अंदर कौन है, बोलिए, उसके अंदर आएगा न्यूरॉन्स। तो ये आपका सीक्वेंस है। फाइन, तो ये आप याद रखेंगे दैट ए नर्व इज मेड अप ऑफ मेनी फैसिक्यूलाई। उसका प्लूरल को हम क्या बोलेंगे, फैसिक्यूलाई। ये सब एक एक फैसिकुलस है एक्चुअली, कहीं से भी ले लो आप, एनी वन यू कैन टेक। इसको इधर घुमा दो, इसको थोड़ा इधर खींच देते हैं। ओके, तो आप ईच फैसिकल हैज मेनी न्यूरॉन्स, तो समझ रहे हो। तो ये आपको अलग अलग न्यूरॉन दिखा रहा है। ये आप क्या देख रहे हो, इधर लिखा है उन्होंने सोमैटिक सेंसरी न्यूरॉन। ठीक है, यहाँ दिखाया है सोमैटिक मोटर न्यूरॉन, यह है ऑटोनोमिक अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स। देख रहे हो, सच ए ब्यूटीफुल डायग्राम। ओके, आपका फेवरेट कालू बुक में तो मिल ही जाता है ये सब, है कि नहीं। चलिए, तो ये जो आपका जो सुंदर सुंदर डायग्राम है, तो ये क्या है, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। अब सपोज आपका जो पैर है वो एक पिन पे जस्ट टच किया, अभी तुम उसके ऊपर चढ़ जाओगे, है कि नहीं। तो यू गेट ए prick ऑफ द पिन, then what will you do? सर उसी वक्त तुम्हारा पैर उस जगह से हटा देंगे। मैंने कैसे हटाओगे, तो सीक्वेंस बताओ। सर पहले वो महसूस होगा, फिर उसको हटाएंगे। महसूस आपको कैसे होगा, बताइए। हाउ विल यू गेट, रिसेप्टर्स है पैर के नीचे वाले रिसेप्टर्स, और सेंसरी न्यूरॉन्स के स्पाइनल कॉर्ड, फिर स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन, ब्रेन डिसाइड करेगा कि वहां पर नॉट पिन है। नेसेसरी, सुनो, ब्रेन को दुख मत दो, है कि नहीं, ब्रेन को दुख मत। सी क्या होता है, क्या उसमें कुछ सोचने लायक है कि पिन पे चढ़ेंगे तो कुछ उसके लिए थॉट का जरूरत है क्या, क्या पिन बुरा मान जाएगा, ये रिफ्लेक्स आर्क होगा। चुप रहो, बताइए। पिन अगर बुरा मान गया तो वो कैसे बुरा मानेगा, वो तो नॉन लिविंग है। अरे तुमको किसने बोला वो भी बुरा मान सकता है, समझ रहे हो। मोटा नहीं जावे, बताओ, समझ रहे हो। तो इज देयर एनी टेंशन कि पिन चुभेगा, भाई तो ब्रेन को कौन सा खबर देना है, जो ज्यादा जरूरी खबर है, अंडरस्टैंड, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट खबर है उसको देना है, हर खबर को नहीं देना है, ठीक है। यस सर। तो अगर पिन चुभे तो क्या करना चाहिए, डायरेक्ट स्पाइनल से ही तुम्हारा वापस साइकिल करना क्या चाहिए,
पैर हटाना चाहिए। हटाना चाहिए पैर। तो इसमें कौन सा मेमोरी चाहिए तुमको, कौन सा इसमें बुरा कोई मानने वाला है, कौन सा इसमें कोई अप्लाइड साइंस है जिसके लिए आपको नोबेल प्राइज मिल जाएगा? समझ रहे हो कि नहीं? बट अगर मैं तुम्हारे पैर के ऊपर खड़ा हूं, सपोज आई एम स्टैंडिंग ऑन सौरदीप्स लेग, तो कैन यू गिव मी अ किक? नहीं सर, नहीं रह सकते। क्या? आप तो मेरे गुरु हैं। तो इसीलिए अब जो तेरे पैर में दर्द हो रहा है बेटा, अगर मैं तेरे पैर पे खड़ा हूंगा तो तेरा पैर टूटेगा या नहीं टूटेगा? बोलो। टूट जाएगा। तो फिर तुम इतना समय क्यों ले रहा है? मार एक लात। बताओ, मार सकते हो? नहीं सर। तो समझ में आया नहीं कि सर। नहीं? अब थोड़ा ये सिचुएशन क्रिटिकल हो गया। इसके लिए किसको खबर भेजना पड़ेगा? ब्रेन को, क्योंकि ब्रेन में और भी बहुत सेंस ऑर्गन्स हैं। सी एक्चुअली व्हाट हैपेंस, आपको किसने बोला? पैर ने। पैर ने बोला है कि हाथी चढ़ गया, बोला कि नहीं? बोला। तो फिर तुमको किसने बोला जे चढ़ गया है? आंखों ने। समझ रहे हो कि नहीं? yes, तो पैर का रेस्पॉन्स क्या है? हटाओ, मारो उसे। बट आंखों ने जो देखा उससे आपको क्या लगा कि मारा नहीं जा सकता है। डू यू अंडरस्टैंड? तो यही चीज आपको समझना है कि दोज इंफॉर्मेशंस which are really important and which really needs a lot of discussion should be given to brain. Otherwise, suppose मैं और सौरदीप बॉक्सिंग मैच खेल रहे हैं, तो उधर सबसे बड़ा ट्रुथ क्या है? Who am I? Opponent. तो आई एम योर कंपटीटर। Yes, sir. तो अगर कंपटीटर तुमको बॉक्सिंग मारेगा तो क्या करेगा? मुझे भी मारना है, नहीं तो मैं मारेगा। तो बट मैं हूं तेरा कंपटीटर, तो मारेगा कि नहीं? अरे अभी भी तो तेरा आंख बोलेगा ना जे सर हैं। आपका आंख बोलेगा ना नहीं कि जे सर हैं? बोलेगा बोलेगा सर। तो फिर मेरे को मारोगे ना नहीं मारोगे? नहीं मारेंगे। नहीं मारेंगे। हाँ बोलो सरदीप। बॉक्सिंग रिंग नहीं है, क्या? हम लोग बॉक्सिंग नहीं कर रहे हैं, इसलिए नहीं मारेंगे। बॉक्सिंग कर रहे हैं। बॉक्सिंग मैच में तुम्हारा ओपोनेंट मैं हूं, तो क्या करोगे? सर हेसिटेट करेगा। क्या? हेसिटेट करेगा मारने से। तो मैं अच्छे से मैं मार दूंगा, उसमें दिक्कत क्या है? तो और भी बढ़िया है, फिर तो मेडल मेरा ही है। बताओ, तो बॉक्सिंग मैच में क्या ये आपको जानना जरूरी है कि कौन तुम्हारे आगे है? नहीं। तो जो मर्जी खड़ा हो, समझ में आया कि नहीं? तो इसलिए इन ए बॉक्सिंग मैच आई एम नॉट योर टीचर। इफ आई एम बॉक्सिंग देयर आई एम योर कंपोनेंट। भाई मैं तो 8 आना सोचूंगा नहीं तो मेरा स्टूडेंट है, समझेंगे नहीं? I will not at all think you are my student. I will give you deadly blows and I will wish to kill you on the floor. तो अगर आप अपना बचाव नहीं करोगे तो you'll die. There is no doubt about it. समझ में आया? इसलिए हर इंफॉर्मेशन ब्रेन को देना जरूरी नहीं है। तो यहाँ जो मैं तेरे साथ बॉक्सिंग कर रहा हूँ, यहाँ ये जरूरी नहीं है कि कौन बॉक्सिंग कर रहा है। समझ में आया? तो ये स्पाइनल कॉर्ड डिसीजन ले सकता है, एक घूसा को एक घूसा। समझ में आओ? क्लास में मैंने तेरे को एक घूसा मार दिया, तो क्या वहां तुम मार दोगे मुझे? नहीं सर। नो सर। बिकॉज नाउ इट इज नॉट ए बॉक्सिंग मैच माय डियर। समझ में आया? तो यही चीज आपको सोचना है। तो इसका मतलब है
अब देखो डिसीजन लोगे तो समय तो लगेगा, सर तो फिर हाउ टू मेक द रेस्पॉन्स फास्ट, बोलो रेस्पॉन्स को कैसे? कुछ स्पेसिफिक चीजें स्पाइनल कॉर्ड को ही असाइन कर दीजिए रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि नहीं फास्ट नहीं, अब वो तो हमारे हाथ में नहीं है ना। हाउ विल यू एंश्योर ए फास्टर रेस्पॉन्स? बाय डिक्रीजिंग ट्रैवल टाइम, समझ रहे हो? हाँ सर। तो आपका रिसेप्टर से सीएनएस को जाना, सीएनएस में डिसीजन होना, एंड सीएनएस से मोटर न्यूरॉन के हाथों वापिस आना। तो दीज आर द 3 पार्ट ऑफ द रिफ्लेक्स आर्क। तो इसीलिए हाउ टू मेक थिंग्स फास्टर बट जुडिशियस, माने आपका डिसीजन सही भी होना चाहिए, क्योंकि अगर तुम मेरे को झापड़ मार दिया तो तेरा क्या होगा तुम खुद सोच लो। इस जन्म में होने से रहा। समझ में आया? तो इसका मतलब क्या है कि डिसीजन मेकिंग में टाइम लिया जाए तो अच्छी बात है, बट आना जाना तो जल्दी हो जाए। अंडरस्टूड? तो इसलिए आना जाना शुड बी फास्ट। तो इसीलिए क्या किया जाए, तो सेंसरी न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन को हम श्वान सेल को मदद लेकर माइलिनेट कर देंगे। जैसे आपका न्यूरॉन माइलिनेट हो जाएगा तो रेस्पॉन्स क्या होगा, ये जो ट्रैवल स्पीड फास्टर हो जाएगा। ओके, सो दैट इज व्हाई दोज रेस्पॉन्सेस आर फास्टर। तो आप समझ रहे हो व्हाट इज माइलिन शीथ एंड ऑल? चलिए तो हम समझेंगे आगे। तो दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट थिंग्स। ये जो लिखा है स्ट्राइडेड मसल ये रिसेप्टर है, स्मूथ मसल ये रिसेप्टर है, पैसिनियन कॉर्पसल ये रिसेप्टर है। ओके, तो ये हमारा नाउ, इसलिए दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट सिस्टम्स। आप शांत बैठोगे तो कुछ पढ़ाई नहीं होगा। सर ओके, हाँ बोलो। सर नर्व पेसिकल में एक ही टाइप के न्यूरॉन मिलेगा या अलग अलग टाइप के मिल सकते? कोई जरूरी नहीं, कुछ भी हो सकता है। ओके सर, ओके सर। वो हम देखेंगे किस तरह का नर्व है। सपोज आपका ऑल्फैक्ट जैसे सेंसरी नर्व है, समझ रहे हो? अगर नर्व सेंसरी है, जैसे आपका आईज से आता है ऑप्टिक नर्व, नोज से आता है ऑल्फैक्टरी नर्व, कान से आता है ऑडिटरी नर्व, तो ये सारे नर्व क्या हैं? सेंसरी। बोलिए, दीज आर ऑल सेंसरी नर्व्स। इसका मतलब उसमें सारे तार क्या होंगे? सेंसरी होंगे। तो ऑल वायर्स आर सेंसरी वायर्स। किंतु अगर मोटर नर्व है तो ऑल नर्व्स आर व्हाट? मोटर। किंतु अगर मिक्स्ड नर्व है तो दोनों तरफ के फाइबर्स होंगे। और हमें ठीक है, तो मिक्स्ड नर्व में दोनों होंगे, सेंसरी में ओनली सेंसरी होगा एंड मोटर में ओनली मोटर होगा। तो हम पढ़ेंगे, अभी तो आप न्यूरॉन पढ़ रहे हैं, फिर नर्व भी पढ़ेंगे, बट एनसीईआरटी में कुछ नहीं दिया है, ना न्यूरॉन दिया है ना नर्व दिया है। नहीं सर, कुछ भी नहीं। चलिए, नाउ सीएनएस जो है, तो ये आपका नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारे 12 पेयर ऑफ क्रैनियल नर्व्स हैं एंड 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स हैं। समझ रहे हो? तो जो हमारा क्रैनियल नर्व है उसका वेरिएबल पोलैरिटी होता है, बट स्पाइनल नर्व्स क्या होते हैं? ये ऑल मिक्स्ड होते हैं। समझ रहे हो? तो इसलिए जो स्पाइनल नर्व है वो सारे के सारे मिक्स्ड हैं। अंडरस्टूड? उसमें कोई डाउट नहीं है। बट जो क्रेनियल नर्व हैं उसमें अलग अलग कंसेप्ट है, वो शायद आप इस जन्म में मेरे से तो पढ़ नहीं पाओगे क्योंकि एनसीईआरटी में दिया ही नहीं है। चलिए, तो इसमें ऑल टाइप ऑफ पोलैरिटी होगा। ओके, तापर अब देखिए ग्लिया सेल्स। तो ग्लिया सेल सपोर्टिंग टिश्यू है, तो अलग अलग तरीके के ग्लिया होते हैं। तो सीएनएस में 4 तरह का ग्लिया होता है एंड पीएनएस में 2 तरह का। सीएनएस में एक और तरह का भी होता है, 5 तरह का आप लिख सकते हो। तो सैटेलाइट सेल्स, श्वान सेल्स, ये पीएनएस में मिलते हैं। ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स, एस्ट्रोसाइट्स, माइक्रोग्लिया,
एंड इपेंडाइमा, एंड एक और है न्यूरोसेक्रेटरी। वो लिखा नहीं है, उसको भी लिखना चाहिए। कहाँ गया पेन? सो इधर हमें लिखना चाहिए एक और न्यूरोसेक्रेटरी। ओके, तो ये आपका 5th टाइप ऑफ क्रैनियल ग्लिया है। ओके, मतलब सीएनएस ग्लिया। अंडरस्टूड? तो आपके 5 तरह के ग्लिया होते हैं सीएनएस में, एंड 4 तरह के ग्लिया होते हैं, 2 तरह का इन पीएनएस। तो हम पढ़ेंगे धीरे धीरे। तो सबसे पहले हमारा डिस्कशन है न्यूरॉन्स। नाउ हमने उस दिन क्या डिस्कस किया कि न्यूरॉन एक लार्ज सेल है। न्यूरॉन इज अ बिग सेल। तो जो बिग सेल होता है न्यूरॉन, तो उसका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो क्या होता है? वेरी वेरी लेस। तो जब सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो लेस होगा तो क्या होगा? बोलो, बताइए। ओके, तो ये जो आपका न्यूरल टिश्यू है, तो उसमें आपका जो है, तो हाउ टू इंक्रीज द सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो? बोलो, क्या बढ़ा देंगे? हमें सरफेस एरिया बढ़ाना पड़ेगा। तो सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बताइए। तो वी हैव टू इंक्रीज द सेल मेम्ब्रेन सरफेस बाय फॉर्मिंग डेंड्राइट्स एंड टेलोडेंड्रिया। ओके, तो ये आप याद रखना, क्योंकि यही सब जेसीआरटी का इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि कहीं भी ये सब नहीं लिखा होता है, कहीं भी आपका न्यूरॉन के बारे में नहीं पूछेंगे कि उसका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो क्या है, बट हमें ये समझ में आना चाहिए। ओके, चलिए। नाउ ये जो न्यूरॉन है, इसलिए आप देखो वाई भाई, जब हम सारा सेल स्फेरिकल बनाते हैं तो न्यूरॉन का ऐसे तारा जैसा क्यों बनाते हैं? समझ रहे हो कि नहीं? तो उसका कारण है इसका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो हाई है। कोई शक? चलिए, तो अब आ जाइए। तो ये जो न्यूरॉन्स है, सम आर टाइनी एंड प्रोपागेट इम्पल्सेस ओवर ए शॉर्ट डिस्टेंस, मतलब लेस देन 1 मिलीमीटर। तो ये सीएनएस में होगा। अदर्स आर द लॉन्गेस्ट सेल्स इन द बॉडी। The neurons that enable you to wiggle your toes, wiggle your toes मतलब toes को हिलाना, okay, extend from the lumbar region of your spinal cord to the muscles in your foot. तो lumbar region का मतलब क्या है? पेट वाला रीजन। तो आपके पेट वाले रीजन से आपके पैरों तक जाता है। अंडरस्टूड? तो ये आपका जो है क्या, तो दिस इज योर मैंने ऑलमोस्ट 1 मीटर लंबा होगा, है कि नहीं? तो इसीलिए कुछ न्यूरॉन लंबे होते हैं एंड कुछ न्यूरॉन छोटा सा 0.1 मिलीमीटर वाला या 1 मिलीमीटर वाला भी होता है। चलिए, तो सम न्यूरॉन्स आर इवन लॉन्गर, those that allow you to feel a feathering tickle, your feather tickling your toes, stretch all the way from your foot to the lower portion of your brain. मतलब जो सेंसरी नर्व है वो क्या होता है? तो वो आपका पैरों से लेकर भेजा तक आता है, और इट इज अराउंड योर टोटल हाइट, है कि नहीं? चलिए, तो ये हमारा कंसेप्ट है। देख रहे हो, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है एंड कलेक्टेड फ्रॉम ग्रेट बुक्स। ओके, चलिए, तो अब तो अब हम लोग देखेंगे क्या। तो nerve impulses travel this great distance at speed ranging from 0.5 to 130 मीटर पर सेकेंड, मतलब अराउंड 460 किलोमीटर पर आवर। एंड जो हाईएस्ट स्पीड है वो अराउंड 512 किलोमीटर पर आवर रिपोर्टेड है। समझ रहे हो ना? तो 512 किलोमीटर पर आवर आया समझ? चलिए, तो अब ये जो न्यूरॉन्स है इसमें 3 पार्ट होता है, सेल बॉडी,
एंड दो पार्ट बेसिकली सेल प्रोसेस। तो ये जो सेल प्रोसेस में दो हो जाएगा, डेंड्राइट एंड एक्सॉन, है कि नहीं? चलिए, तो जो सेल बॉडी है उस सेल बॉडी को हम लोग क्या कहते हैं? उसका अदर नेम है पेरिकैरियन या सोमा। ठीक है, पेरिकैरियन और सोमा। सो दिस इज द अदर नेम। ठीक है जी ना। उसमें क्या होता है? तो उसमें न्यूक्लियस होता है एंड ऑल टिपिकल सेलुलर ऑर्गेनल्स होते हैं। बट ये देखो सौरदीप, okay, neuronal cells bodies also contain free ribosome and prominent clusters of RER termed Nissl bodies। समझ रहे हो? इसलिए बेसिकली वो राइबोसोम एंड आरईआर होता है। ओके, उसका प्रोटीन एंड आरएनए का कोई रिश्ता नहीं है, बट राइबोसोम बनाने के लिए आपको आरएनए प्रोटीन चाहिए, तो दोनों ही चाहिए ना। तो हम आरएनए अकेला कैसे बोल देंगे? और अगर बाई वेट लेंगे तो प्रोटीन ज्यादा होता है। समझ में आया? फाइन। चलिए, तो द राइबोसोम्स आर साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, ये तो हम जानते ही हैं। ओके, न्यूली सिंथेसाइज्ड प्रोटीन्स प्रोड्यूस्ड बाय Nissl's bodies are used to replace cellular components। ओके, मतलब जो आपका डैमेज, जैसे तुम बोल रहे थे सर मेरा जीभ छिला गया, तो वो रिपेयर कैसे होता है? वो इसी तरह से रिपेयर होता है। समझ में आया? कि हम प्रोटीन बनाकर उसको रिपेयर कर देते हैं। ओके, अब जो डेफिनाइट शेप है, जब आप सेल पढ़ोगे तो पढ़ोगे दैट मेम्ब्रेन इज ए फ्लूइड। समझ में? मेम्ब्रेन इज ए फ्लूइड, ये आप टर्म पढ़े हो और आगे भी पढ़ोगे अगर जे से सेल पढ़ते हो तो, अदरवाइज आई डोंट नो। तो सपोज आप पढ़ते हो कि ये एक फ्लूइड है, तो फ्लूइड का डेफिनाइट शेप होगा ना? नहीं होगा? बोलो। नहीं होगा। नो सर। नहीं होगा। तो जब फ्लूइड का डेफिनाइट शेप नहीं है तो न्यूरॉन का डेफिनाइट शेप कैसे है? माइक्रोफिलामेंट होता है। यस, मतलब उसको बांध के रखना है। तो ऑलवेज रिमेंबर एनीथिंग विथ सेल मेम्ब्रेन, तो आपका माइक्रोफिलामेंट जरूर होगा। ठीक है, अगर आपको सेल मेम्ब्रेन के साथ कोई भी छेड़छाड़ करना है तो माइक्रोफिलामेंट चाहिए। ओके, अगर आपको ट्रांसपोर्ट करना है, इंट्रासेल्युलर ट्रांसपोर्ट, माने इंट्रासेल्युलर ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है? सेल्स के अंदर ट्रांसपोर्ट। जैसे आपका वेसिकल बनेगा कहाँ? सेल बॉडी में। यूज कहाँ होगा? टेलोडेंड्रियम। ओके, तो वेसिकल बनेगा कहाँ? सेल बॉडी। सेल बॉडी। तो जो आपका सेल बॉडी में बनेगा एंड पूरा नीचे जाएगा किधर? डेंड्राइट से, जो टेलोडेंड्रियम है, तो वहां उसका क्या करेगा? तो वहां उसको वो ठीक करेगा। ओके, तो दैट इज व्हाई इन केस ऑफ योर सेल बॉडी, आपका डेफिनाइट शेप होने के पीछे कौन है? माइक्रोफिलामेंट्स। ट्रांसपोर्ट के पीछे कौन है? माइक्रोट्यूब्यूल्स। एंड हाउ द सेल इज मेड लॉन्गर? लॉन्गर हम कैसे बनाते हैं? बाय द इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। तो अगर मैं आपको एक डायग्राम दिखाऊं, जो आपका एनसीईआरटी डायग्राम मैं आपको दिखा रहा हूं, एक सेकेंड, ये देखिए, ये डायग्राम देख लिया आपने एनसीईआरटी वाला? सर ये तो एनसीईआरटी में नहीं है। यस, दिस इज प्योर एनसीईआरटी ना आपका। ओके, तो ये जो एनसीईआरटी डायग्राम आप देख रहे हो, ये उसका ब्लैक एंड व्हाइट वर्जन है। ओके, तो ये जो ब्लैक एंड व्हाइट, एक्चुअली इन्होंने भी इतने प्यार, ये देखो, ये देख रहे हो, तो इसके अंदर आप देखोगे बहुत सारे जो फिलामेंट्स हैं। ओके, सो दीज फिलामेंट्स आर व्हाट? So these filaments are called what?
बोलो एक्सोफिलामेंट। तो एक्सॉन के फिलामेंट को एक्सोफिलामेंट बोलेंगे, डेंड्राइट के फिलामेंट्स को डेंड्रोफिलामेंट बोलेंगे। तो ये देख रहे हो, यहाँ दिख रहा है, ये देख लो, सी हियर, देख रहे हो? तो जो रॉड 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 स्ट्रक्चर देख रहे हो कि नहीं? दीज आर ऑल फिलामेंट्स। बिकॉज अगर आप फिलामेंट नहीं दोगे तो ये 2 मीटर लंबा न्यूरॉन बनेगा कैसे रे बाबा? वो तो खड़ा है ना, वो तो सो जाएगा अदरवाइज। तो उसको खड़ा रखने के लिए क्या करना पड़ता है? आपको इंटरमीडिएट फिलामेंट देना पड़ता है। आया समझ? तो इसलिए ऑल द 3 टाइप्स ऑफ साइटोस्केलेटन यू आर सीइंग इन ए न्यूरॉन। ओके, ऑल द 3 टाइप्स। कौन कौन सा? माइक्रोफिलामेंट एसोसिएटेड विथ शेप, है कि नहीं? माइक्रोट्यूब्यूल एसोसिएटेड विथ ऑर्गन जो ट्रांसपोर्ट। अब देखिए, यहाँ गोल्जी वोल्जी है, वो वेसिकल बनाएगा एंड वेसिकल्स यहाँ से यहाँ तक जाएंगे। तो ये कैसे जाएगा? somebody has to take it, so they are the माइक्रोट्यूब्यूल। ओके, एंड ये लंबा हुआ कैसे? भाई बचपन में तो छोटा सा था, जब आप छोटे बच्चे थे आपका हाइट 1 फीट था। हाँ सर। तो आपका जो टो से लेकर ब्रेन का न्यूरॉन का लेंथ क्या था? 1 फुट। तो अब ये जो 1 फुट वाला न्यूरॉन है, ये आगे जाके 5 फुट वाला कैसे बन गया? Who helped you? So this was helped by, बोलो, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। तो हर तरह के साइटोस्केलेटन आपके पास है। ओके, चलिए, तो दिस इज द कंसेप्ट। अब आ जाइए, तो दिस इज द केस। तो अब हम लोग देखेंगे क्या? उसमें जो आपका द साइटोस्केलेटन हो गया। एजिंग न्यूरॉन्स आल्सो कंटेन लाइपोफ्यूसिन, a pigment that occurs as clumps of yellowish brown granules in the cytoplasm. तो लाइपोफ्यूजन इज ए प्रोडक्ट ऑफ न्यूरल लाइसोसोम्स। समझ रहे हो? तो जैसे आपका एजिंग होगा, एक्चुअली लाइपोफ्यूजन एक एजिंग पिगमेंट है, फाइन। तो हाउ डू वी कैलकुलेट द एज ऑफ ए सेल? बाय कैलकुलेटिंग द लाइपोफ्यूजन। ओके, तो इसीलिए अगर न्यूरॉन में भी जो लाइसोसोम्स हैं, वो भी उसके सेल को तोड़ ताड़ के लाइपोफ्यूजन बनाता है। ओके, चलिए, अब एक कलेक्शन ऑफ न्यूरॉन सेल बॉडीज। ओके, अगर हम लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म से याद रखना, सेल बॉडीज ऑफ ऑल न्यूरॉन्स प्लस सेल प्रोसेस हेलो, इज इट ऑडिबल? अभी ऑडिबल है। यस, पहले ब्रेक कर रहा था। चलिए, वो तो मोदी जी का कृपा है। चलिए, तो जो सेल बॉडी है, तो सेल बॉडी ऑफ ऑल न्यूरॉन्स, ठीक है, ऑल न्यूरॉन्स प्लस सेल प्रोसेसेस। तो मैं यहाँ लिख देता हूं, इधर लिख देता हूं मैं। तो ग्रे मैटर इज इक्वल टू व्हाट? सेल बॉडीज ऑफ all neurons of CNS plus processes of non-myelinated neurons। तो उसको हम कलेक्टिवली भी क्या कहते हैं? ग्रे मैटर। तो समझ रहे हो? तो ग्रे मैटर का मतलब क्या है? सारे CNS के सेल बॉडीज एंड सेल प्रोसेस ऑफ नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन, ठीक है। वहीं आपका प्रोसेसेस ऑफ माइलिनेटेड न्यूरॉन क्या बनाएगा? व्हाइट मैटर, ठीक है जी। तो इसलिए प्रोसेसेस ऑफ माइलिनेटेड न्यूरॉन बनाएगा व्हाइट मैटर। ओके, सेल बॉडीज। ग्रे मैटर हमारे ब्रेन में मिलते हैं ना? ब्रेन में मिलेगा, स्पाइनल CNS
CNS हमने लिखा है ना, तो ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड दोनों में आपको ग्रे व्हाइट मैटर मिलेगा। बट इसको एक्चुअली हमें उल्टा लिखना चाहिए, इसको हमें इधर लिखना चाहिए, इसको कट इधर पेस्ट, समझ रहे हो? तो एक्चुअली ये मेन चीज है, ग्रे मैटर जो है ये है, दिस इज योर व्हाइट मैटर। ओके, तो इधर लिख लेंगे फॉर्म व्हाइट मैटर। उसके बाद इधर क्या लिखेंगे, इधर लिखेंगे हम लोग सॉरी ये वाला, इसके साथ जोड़ देंगे। ठीक है जी। तो एक कलेक्शन ऑफ न्यूरोनल सेल बॉडीज आउटसाइड CNS। अगर हम CNS के बाहर उसको सेल बॉडी देखेंगे, उसको क्या बोला जाता है, गैंग्लियन। ये याद रखना, ये दोबारा नर्वस सिस्टम में मैं पूछूंगा। ओके, तो इसलिए उसको हम कहेंगे गैंग्लियन एंड ओके। तो गैंग्लिया आपको कहाँ मिलेगा, बोलिए PNS। तो यू विल गेट गैंग्लिया इन PNS। सर थोड़ा ब्रेक हो रहा है। ओके, कहाँ चले गए तुम लोग? सर है सर, आपका वॉइस ब्रेक हो रहा था। सही यहीं पे है। हाँ चलो, आप व्हाट इज गैंग्लिया, बोलिए कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज इन द Outside PNS। व्हाट इज ग्रे outside मैटर, collection of cell bodies in the CNS. What is white matter? Collection of non-myelinated neuron. सॉरी myelinated, क्योंकि माइलिन शीट का रंग क्या होता है, चर्बी। तो चर्बी का रंग क्या होता है, white white. बोलो व्हाइट। तो नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाई दे आर कॉल्ड व्हाइट मैटर। तो व्हाइट Yes. मैटर कहने का कारण है चर्बी। ओके, बिकॉज उसमें स्फिंगोमाइलिन होता है। ओके, चलिए, तो इसीलिए डेंड्राइट्स, तो ये हम लोग डिस्कस, तो ये आपका स्ट्रक्चर है, देख रहे हो। तो ये आपका सेल बॉडी हो गया, ये छोटे छोटे सारे डेंड्राइट्स हो गए, एंड ये लंबा वाला एक्सॉन हो गया, एंड ये जो एंड में इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, टेलोडेंड्रिया। ओके, इसको हम लोग टेलोडेंड्रिया कहते हैं। वाई, टेली मतलब फार, डेंड्रिया मतलब डेंड्राइट्स। तो दूर जो डेंड्राइट्स हैं उसको हम टेलोडेंड्रिया बोलेंगे। इसका एक और नाम है टर्मिनल आर्बोराइजेशन। तो टर्मिनल आर्बोराइजेशन का मतलब क्या है, एंड में जो ब्रांचिंग होता है। ओके, सो दैट इज कॉल्ड टर्मिनल आर्बोराइजेशन। कोई शक? इन्हीं टेलोडेंड्रिया को नर्व एंडिंग्स कहते हैं। हाँ, आप नर्व एंडिंग कह लो, एक ही बात है। यू कैन कॉल देम नर्व एंडिंग आल्सो। ठीक है, तो इनको हम नर्व एंडिंग भी कह सकते हो, बट आपको याद होना चाहिए। तो बिकॉज देखो क्वेश्चन क्या आएगा, व्हाट इज द नेचर ऑफ टेलोडेंड्रिया, बताइए। वो सेंसरी है ना, मोटर है ना, मिक्स्ड है, बोलिए। अब समझ में आया क्वेश्चन कैसे बनता है, बोलो दादा। ऑडिबल और नॉट? Yes, sir. तो अब Yes, गूंगा मत sir. हो जाओ ना।
तो मिक्स्ड होगा। तो बताइए व्हाट इज द नेचर ऑफ टेलोडेंड्रिया? तो मिक्स्ड होगा। बोलो व्हाट इज द नेचर ऑफ टेलोडेंड्रिया? तो सेंचुरी होगा क्या? अरे डब्बा, अरे डब्बा, डब्बा रे, वो डब्बा कौन है बोल तो आजकल वो ऐड देख रहे हो कि नहीं? वो जो कौन बनेगा रोडपति वाला, तो उसमें वो जो डब्बा है उसका टिकट लग जाता है, तो अब उसको सिखाया जाता है डब्बे को, है ना? हाँ ଶୁଣ सेटा भी चेक कर दियो किचन में, है ना? तो समझ रहे हो डब्बे? तो डब्बा क्या करता है, उसको ट्रेनिंग देने के बाद उसका हर माने जो 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन जो वो बोलता है तीनों गलत बोलता है। अंडरस्टैंड? तो दैट इज द कंसेप्ट। तो इसलिए डब्बा भी हमारा उदित भी 4 आंसर गलत बोल रहा है। अबे बेवकूफ, अब इसीलिए तो जब मैं समझा रहा हूँ फिर अड़ंगा क्यों लगाते हो? बोलो, अपना ज्ञान क्यों दिए समझाते समय? दादा तो समझ में आया? गधे। तो एक्सॉन इफेरेंट होता है, तो टेलोडेंड्रिया भी इफेरेंट होगा, बट डेंड्राइट्स क्या होता है, वो एफेरेंट होते हैं। समझ में आया? तो यही इंपॉर्टेंस है। तो टेलोडेंड्रिया इज अफेरेंट। ठीक है जी? हाँ सर, ये चेंज कर दी देखिए ଆଉ କଣ କରିବ କରିଦେଲେ ଗଲା ସେଟା। चलिए, सो डेंड्राइट्स आर एफरेंट एंड एक्सॉन एंड ये सारा ये क्या होगा? दीज आर ऑल इफरेंट। मतलब क्या है? दे टेक इंफॉर्मेशन अवे। तो समझ रहे हो? तो ये सारे इफरेंट होंगे, तो ऑल ऑफ देम आर इफरेंट। समझ में आया? तो आप देख रहे हो कि नहीं, जब जेसीआरटी क्वेश्चन होता है तो कैसे मजा आता है? तो लाइक दैट। तो इसीलिए बिकॉज डेंड्राइट सुन के लोग कंफ्यूज ना हो जाएं, इसलिए उसका नाम दिया गया है टेलोडेंड्रिया। एंड ये जो टर्मिनल बटन्स हैं उनका भी बहुत अच्छा नाम है। तो टर्मिनल बटन्स का क्या नाम है? उसके और भी बहुत सारे नाम हैं। ओके, तो टर्मिनल बटन्स या उनको बूटॉन, टर्मिनॉक्स बोलते हैं, या मोटर एंड क्या इसको हम लोग बूटॉन टर्मिनॉक्स या सिनेप्टिक नॉब भी बोल सकते हैं। ओके, वी कैन आल्सो कॉल देम सिनेप्टिक नॉब्स। अंडरस्टूड? ओके, सो ये हमारा केस है। ठीक है सी? तो दिस इज योर कंसेप्ट। चलिए, तो अब हम लोग चलेंगे जो डिटेल अबाउट एक्सॉन। तो एक्सॉन में आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, जैसे आपका चलो मैं क्वेश्चन था उसी में से पढ़ा दूं। आप देखिए, ये जो एनसीईआरटी वाला डायग्राम आप देख रहे हो, ये देख रहे हो कि नहीं? सो दिस इज द मदर ऑफ एक्सॉन। फाइन। तो ये आपका एक्सॉन का मदर है, एंड ये एक छोटा सा पहाड़ जैसा दिख रहा है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है? एक्सॉन हिलॉक। समझ रहे हो? तो ये जो एक्सॉन हिलॉक है उसके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ न्यूरॉन है, इनिशियल सेगमेंट। समझ रहे हो? Now what is the importance of initial segment? It has highest sodium channel density, तो इसीलिए इसका इंपॉर्टेंस होता है। समझ रहे हो? अब सौरदीप का हैप्पी बर्थडे में जो हमने स्कूल में पार्टी किया, उसके लिए 15,000 रुपये दिया इशिता महंता ने, सौरदीप 25 रुपया दिया, जेजेस 5 रुपये दिया, ऐसे कर करके हमने कंट्रीब्यूटरी पार्टी किया। तो हु इज द होस्ट ऑफ द पार्टी?
सबसे पैसा नहीं दिया किसने? ने हाँ सर, इशिता ने सबसे ज्यादा पैसा दिया, इसलिए तो वो होस्ट कौन है? होस्ट कौन है? इशिता है। इशिता। बर्थडे तेरा है बट इशिता सबसे ज्यादा पैसा देती है, तो ऑब्वियसली फिर क्रेडिट हम किसको देंगे? इशिता को ही देंगे ना। तू जबरदस्ती बोल सर मो बर्थडे से दिला तो अबे अपने बर्थडे में 25 रुपए देता है, शर्म नहीं आता है? तो समझ में आया कि नहीं? Yes. तो इसीलिए तुम्हारा सोडियम चैनल हर जगह होगा, बट इनिशियल सेगमेंट में सबसे ज्यादा होता है। तो जब इनिशियल सेगमेंट में सबसे ज्यादा होता है तो इसका मतलब क्या है कि हर स्टिम्युलस वहीं से आता हुआ आपको दिखेगा। अंडरस्टूड? तो आपको क्या दिखेगा कि सारा स्टिम्युलस वहीं से आ रहा है। डू यू अंडरस्टैंड? यस सर। चलिए, तो नाउ यू शुड अंडरस्टैंड द इनिशियल सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है फिजियोलॉजी। नाउ कैन यू टेल मी व्हाट आर दीज न्यूरोफाइब्रिल्स? तो दे आर ऑल इंटरमीडिएट फिलामेंट। देख रहे हो यहाँ सब फाइब्रिल दिख रहा है, तो न्यूरोफाइब्रिल क्या है? इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। ठीक है जी। नाउ अब यहाँ देखिए, तो ये निसल्स बॉडीज हैं। ओके, ये है आपका माइलिन शीथ फॉर्मेशन। तो देख रहे हो, तो इसलिए जहां जहां माइलिन शीथ है उसको हम इसको नोड बोलते हैं। तो व्हाट इज नोड? जहां माइलिन शीथ नहीं है। तो जहां माइलिन शीथ नहीं है उसको हमने क्या बोला? नोड ऑफ रणवीर। तो जहां माइलिन शीथ है उस जगह को क्या बोलेंगे? इंटरनोड। इंटरनोड्स। तो इसलिए ऑल दोज प्लेसेस where you will find myelin sheath, that is called internodes. आया समझ? परफेक्ट। देखो ला इतने बड़ा बड़ा बहिरे भी बहुत जिनस दौनी। चलिए, तो ये आपका अलग अलग चीजें हैं जो हमने आपको दिखा दिया। अब इसको काट करके सेक्शन करके दिखा रहा है। तो देख रहे हो, ये है एक्सोप्लाज्म। तो एक्सॉन का साइटोप्लाज्म को क्या बोलेंगे? एक्सोप्लाज्म। तो उसमें क्या भरा हुआ है? इंटरमीडिएट फिलामेंट, जिसको हम न्यूरोफाइब्रिल बोल सकते हैं या एक्सोफिलामेंट भी बोल सकते हैं। क्यों भरा हुआ है? ताकि न्यूरॉन को एक स्ट्रेंथ मिले एंड उसको एक ससेप्टिबिलिटी भी मिले। ओके, क्या एक सपोर्ट भी मिले। ओके, दैट इज व्हाई न्यूरॉन कैन ग्रो टू मैग्नानिमस साइजेस। अंडरस्टैंड? अब ये देखिए सिनेप्टिक नॉब। ओके, सो ऑल दीज बल्ब्स आर कॉल्ड व्हाट? दे आर कॉल्ड सिनेप्टिक एंड बल्ब या बूटॉन टर्मिनस। ओके, इसी जगह ये पर न्यूरोट्रांसमीटर मिलेगा ना, ये जो ये सिनेप्टिक yes. पल्स में इसी जगह पर आपको न्यूरोट्रांसमीटर मिलेगा। वो हम सब कुछ है। देखो, अगर आप जेजेएस पे भरोसा करोगे तो बहुत चीज पढ़ा देगा, पर आप नहीं करते हो वही ज्यादा दुख होता है। चलिए, तो समझ आया? तो अब आ जाइए एक्सॉन के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। तो नाउ यू नो व्हाट इज एक्सॉन हिलॉक एंड नाउ यू नो व्हाट इज इनिशियल सेगमेंट। इन मोस्ट न्यूरॉन्स nerve impulses arise at the junction of the axon hillock and initial segment. देख रहे हो? तो ये है important part। ठीक है जी? So the nerve impulses arise at the junction. Fine. तो इसी को हम लोग an area called the trigger zone। माने इनिशियल सेगमेंट में भी जो देखो, अब इनिशियल सेगमेंट में भी एक ऐसा जोन है जिसमें हाईएस्ट सोडियम चैनल होता है, सो दैट इज कॉल्ड ट्रिगर जोन। तो सोडियम चैनल सब में होता है, हाईएस्ट होता है इनिशियल सेगमेंट में। उसके अंदर भी सबसे हाईएस्ट क्या होता है? इन द ट्रिगर जोन। अंडरस्टूड? सो दिस इज द आंसर। तो एन एक्सॉन कंटेन्स माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी देने के लिए, माइक्रोट्यूब्यूल्स ट्रांसपोर्ट करने के लिए,
न्यूरोफाइब्रिल्स आर व्हाट? इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, उसको लिए एलोंगेट करने के लिए, लंबा बनाने के लिए। नाउ बिकॉज RER इज नॉट प्रेजेंट, तो प्रोटीन सिंथेसिस डज नॉट अकर इन द एक्सॉन। इसका मतलब क्या है? जो हमारा इम्पल्स है वो इम्पल्स कहाँ से आएगा? बताइए। सॉरी, जो हमारा जो न्यूरोट्रांसमीटर है एक्सॉन तो बना नहीं सकता, फिर कौन देगा? डेंड्राइट से। बोलो, सोच के बताओ। Who बॉडी will? हाँ बोलो। Who will give the synaptic vesicles? बताइए। Who will give the synaptic vesicle? बोलो। निसल्स बनाएगा कौन? हाँ, तो निसल ग्रैन्यूल तो नहीं है ना यार। तो आपका जो है एक्सॉन में तो निसल ग्रैन्यूल नहीं होता है। तो जब एक्सॉन में निसल ग्रैन्यूल नहीं होता है तो कौन बनाएगा आपका वेसिकल? Who will make the neurotransmitters? सेल बॉडी। यस। तो घंटा भर काय लग जाता है तुमको? सर मैं बोला सेल बॉडी पहले भी। तो उसको हम कहेंगे सेल बॉडी। समझ रहे हो? तो सेल बॉडी जो है वो बनाएगा। डू यू अंडरस्टैंड? तो सेल बॉडी विल मेक। कोई शक? चलिए, तो फिर लेकर कौन जाएगा एक्सॉन के टर्मिनल तक? माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो समझ रहे हो? तो बनाएगा कौन? सेल बॉडी। लेकर कौन जाएगा? माइक्रोट्यूब्यूल। समझ में आया? चलिए, तो द साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड एक्सोप्लाज्म एंड द मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एक्सोलेमा। तो साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड एक्सोप्लाज्म एंड मेम्ब्रेन इज कॉल्ड क्या? बोलो, एक्सोलेमा। उसी तरह डेंड्राइट का साइटोप्लाज्म को बोलेंगे डेंड्रोप्लाज्म एंड उसका इसको क्या बोलेंगे? डेंड्रोलेमा। उसके इंटरमीडिएट फिलामेंट्स को क्या बोलेंगे? डेंड्रोफाइब्रिल्स। समझ रहे हो? तो या डेंड्रोफिलामेंट कुछ भी बोल सकते हो। क्लियर? चलिए, किसी किसी एक्सॉन में आपका ब्रांचिंग हो सकता है, किसी किसी वॉकिंग 20 किलोमीटर दादा पढ़ला। तो किसी किसी में आपका क्या है जो एक्सॉन में ब्रांच हो सकता है, उसको कहते हैं एक्सॉन कोलैटरल्स। ओके, सो दैट इज कॉल्ड एक्सॉन कोलैटरल्स। समझ में आया? सो दिस इज द कंसेप्ट। अब चलेंगे आगे। तो देख रहे हो, तो साइड ब्रांचेस में ब्रांच ऑफ टिपिकली एट ए राइट एंगल the axon and its collateral end by dividing into many fine processes called axon terminal. ठीक है जी? Now, the site of communication between two neurons or between a neuron and effector cell is called a synapse. Okay? मतलब देखो, खबर मैंने दिया आपको, आप खबर लेकर गए, कहां तक लेकर जाएंगे? एंड ऑफ ए न्यूरॉन, है कि नहीं? एक न्यूरॉन के एंड तक लेकर जाओगे, उसके बाद फिर वापस से नेक्स्ट न्यूरॉन को दे देंगे। हाउ विल यू गो टू द नेक्स्ट न्यूरॉन? देयर इज नो कांटेक्ट। ओके, दो न्यूरॉन्स के बीच में कोई टच नहीं है, तो हाउ द इंफॉर्मेशन विल गो फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल? बताइए। न्यूरोट्रांसमीटर की मदद से जंप कर जाएगा। यस, जंप नहीं कर जाएगा, न्यूरोट्रांसमीटर। ओके, आप जैसे तुम्हारा डैडी तुमसे खुश हुआ, चाहो तुम डीएवी एंट्रेंस क्लियर किया और डीएवी में पढ़ेगा, इसलिए उन्होंने तेरे को 10 लाख रुपए दिया। ओके, तो ही गेव यू 10 लाख रुपीज। बोलो जाओ डिज्नीलैंड घूम के आओ। ओके, जैसे ही आप डिज्नीलैंड में उतरे तो एयरपोर्ट में तुम्हारा पैसा छीन लिया
एंड $10,000 पकड़ा दिया और बोला जाओ डिस्नीलैंड घूम के आओ, तो आप विल यू बी हैप्पी और वेरी सैड कि वो 10 लाख रुपए लेकर आपको 10,000 दे दिए डॉलर? सर कुछ भी नहीं होगा, सेम ही तो इक्विवेलेंट में उनके देश की करेंसी के हिसाब से दिया उन लोगों ने। मतलब डिड दे स्टील या डिड दे हेल्प यू? एक्चुअली हेल्प मी। समझ में आया? क्योंकि आप अगर उसको एक्सचेंज नहीं करते तो आपका मार्केट में कौन खरीदता? बिकॉज वहां तो आपका वो इंडियन रुपी चलता ही नहीं है। ओके, तो इंडियन रुपी हैज नो वैल्यू इन डिस्नीलैंड, तो इसीलिए उन्होंने उसको बदल दिया एंड आपको क्या बोला कि आप $10,000 ले लीजिए। तो समझ में आया कि नहीं? तो जो स्टिमुलस तुम्हारा आया उसका इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन का हम लोग क्या करेंगे? हम लोग न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज कर देंगे। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर खबर आगे लेकर जाएगा। ओके, द न्यूरोट्रांसमीटर विल टेक इट अहेड। डू यू अंडरस्टैंड? तो जैसे न्यूरोट्रांसमीटर अगले न्यूरॉन में टच होगा तो वहां सोडियम गेट खोल देगा एंड फिर उतना सोडियम चला जाएगा। अब सौरदीप कंजूस आदमी है, $10,000 दिया बाबू ने, $1,000 खर्च किया एंड $9,000 वापिस ले आया। तो जैसे वापिस लाया एयरपोर्ट में क्या किया? इंडिया के एयरपोर्ट में क्या कितना रुपए दिया? 9 लाख रुपए। 9 लाख रुपए दे दिया। समझ में आया? ओके, so this is the concept of neurotransmission. But suppose हमें खबर को फास्टर करना है तो हम न्यूरोट्रांसमीटर बदल सकते हैं। सपोज हमें भेजना ही नहीं है ट्रांसमीटर, तो क्या होगा? सपोज आई डोंट, जैसे अभी मैंने तेरे को इसको खींच के झापड़ मार दिया बट तू फिर भी हंस रहा है, मतलब क्या है? तू बड़ा स्ट्रांग हो गया है ना, मारो का खबर आगे गया नहीं। खबर आगे ही नहीं गया। क्यों? खबर आगे नहीं गया क्योंकि मैंने जो तेरे को चॉकलेट दिया था वो कौन सा चॉकलेट है? वो एनेस्थीसिया है। समझ रहे हो? द चॉकलेट दैट आई हैव गिवन यू इज एनेस्थीसिया। तो ये जो एनेस्थीसिया ने क्या किया? आपका न्यूरोट्रांसमीटर्स को तोड़ दिया। तो जब न्यूरोट्रांसमीटर होगा नहीं, खबर आगे जाएगा ना नहीं जाएगा? नहीं जाएगा। तो देख रहे हो हाउ ब्यूटीफुल साइंस इज एंड गॉड्स क्रिएशन इज, कि देखो अगर ये पॉसिबल हुआ तो उसका एडवांटेज क्या हुआ? हम सर्जरी कर पाए, है कि नहीं? अगर हम सर्जरी कर पाए तो उसका एक मेन रीजन क्या है कि हमारा न्यूरोट्रांसमिशन रुक गया। ओके, एंड सो ऑन। बट अगर न्यूरोट्रांसमिशन कंटिन्यू करता तो सर्जरी कितना पेनफुल होता तो आप खुद ही समझ लो। अंडरस्टैंड? तो द सर्जरी वुड हैव बीन सिवियरली पेनफुल, है कि नहीं? जैसे कभी कभी क्या होता है, मतलब पहले जमाने में क्या होता था, अगर आप जैसे सौरदीप, डॉक्टर सौरदीप हैं, तो तू एक्स्ट्रा अपॉइंटमेंट देना पड़ता था किसको? बाउंसर्स को। तो व्हाट द बाउंसर विल डू इन योर हॉस्पिटल? तो मारकर उनका बेहोश कर देंगे। यस, दाम से मार देंगे मुंडी में और वो बेहोश हो जाएंगे, फिर तुम काटाकुटी करोगे। समझ रहे हो? तो अर्लियर जमाने में ऐसा ही करते थे। ओके, पहले तो रेसलर्स को रखते थे, वो खींच के 4 पैर पकड़ लेंगे एंड उसका काटाकुटी कर दिया जाता था, बट उस पर बहुत पेन होगा, इसलिए फिर बाउंसर्स को यूज किया। उसके बाद नशा यूज किया। ओके, तो नशा अफीम, बट वही अफीम का जो अभी एक्सट्रैक्ट है दैट इज ओनली यूज्ड इन व्हाट? दैट इज यूज्ड इन योर एनेस्थीसिया एंड सो मेनी डिफरेंट थिंग्स आर देयर। और क्या? तो समझ रहे हो? तो व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ अ सिनैप्स? चाहिए तो हम बढ़ा सकते हैं रेट, चाहिए तो हम घटा सकते हैं रेट, चाहिए तो हम बिल्कुल बंद कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? एंड सो ऑन।
चलिए, तो न्यूरोट्रांसमीटर्स आर प्रेजेंट इन वेसिकल्स। तो ये जो वेसिकल्स है, ये वेसिकल्स क्या हैं? ये आपके उसमें न्यूरोट्रांसमीटर्स होता है, एंड जब आपका इंफॉर्मेशन आता है इसको हम डाल देते हैं किस में? सिनेप्टिक क्लेफ्ट। अंडरस्टूड? चलिए, अब हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन्स करेंगे। तो सबसे पहला ऑन द बेसिस ऑफ शेप। तो शेप के आधार पे हमारा न्यूरॉन किस तरह का होगा? सबसे पहले है मल्टीपोलर, देख रहे हो? तो दिस इज ए मल्टीपोलर न्यूरॉन। तो मल्टीपोलर न्यूरॉन का मतलब क्या होता है? वन एक्सॉन मैनी डेंड्राइट। ओके, तो मल्टीपोलर न्यूरॉन है, वन एक्सॉन मैनी डेंड्राइट। बेस्ट एग्जांपल क्या है? बेस्ट एग्जांपल इज पर्किंजे, Purkinje's neurons of cerebellum। तो समझ रहे हो? तो सेरेबेलम में आपका पर्किंजे सेल्स हैं या पर्किंजेस न्यूरॉन है, उसमें आप वो सबसे बेस्ट एग्जांपल ऑफ मल्टीपोलर न्यूरॉन्स हैं। उसमें 50,000 प्रोसेसेस होते हैं। ओके, तो कैसे? 1 एक्सॉन प्लस 49999 डेंड्राइट्स। आ गया कि नहीं मजा? समझ रहे हो? सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ पर्किंजेस न्यूरॉन व्हिच इज फाउंड इन सेरेबेलम। अंडरस्टैंड? तो ये आपका मल्टीपोलर न्यूरॉन है, मोस्ट कॉमन न्यूरॉन ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, उसके बाद आएगा क्या? तो उसके बाद आ जाएगा आपका सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन। तो या पहले बाइपोलर कर लेते हैं। बाइपोलर न्यूरॉन, बाइपोलर न्यूरॉन का मतलब क्या है? दैट उसमें दो प्रोसेस होता है, एक डेंड्राइट होता है, ओके, एंड एक एक्सॉन होता है। सो देयर आर टू प्रोसेसेस। तो इसके बेस्ट एग्जांपल क्या है बताइए? रिसेप्टर्स। तो सबसे अच्छे एग्जांपल हैं रिसेप्टर्स। उसके बाद जो है यह एनाक्सोनिक न्यूरॉन्स। एनाक्सोनिक न्यूरॉन्स मतलब इसमें क्या होता है? आइदर तो एक्सॉन नहीं होता, ओके, इसमें अलग अलग कंसेप्ट हो सकता है कि एक्सॉन नहीं होता है, या इसमें किसी भी ब्रांच का पोलैरिटी फिक्स्ड नहीं है, तो उसको हम नॉन पोलर न्यूरॉन बोल सकते हैं। समझे कि नहीं? माने नॉन ऑफ देयर फंक्शन इज फिक्स, तो इसको हम लोग नॉन पोलर बोल लेंगे। एक्सॉन है नहीं, इसलिए ओनली डेंड्राइट है। तो इस तरह से अलग अलग लॉजिक इसका चलता है। ओके, तो इसलिए अलग अलग लॉजिक उसका चलता है। ओके, नाउ ये जो सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन है, ये बढ़िया कंसेप्ट है। ओके, व्हाट इज ए सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन? अगर आप इधर ध्यान से देखेंगे, सेल बॉडी से एक ही प्रोसेस निकला है, समझ रहे हो? तो सेल बॉडी से एक प्रोसेस निकला है, आगे जाके वो डेंड्राइट एंड एक्सॉन में बदल जाता है। अंडरस्टूड? तो आगे जाके वो डेंड्राइट एंड एक्सॉन में बदल जाता है। इसका मतलब स्ट्रक्चरली क्या है? यूनिपोलर, बट फंक्शनली क्या है? बाइपोलर। स्ट्रक्चरली यूनिपोलर, फंक्शनली बाइपोलर। ओके, एंड ये सबसे बढ़िया एग्जांपल है इसका डॉर्सल रूट न्यूरॉन। डॉर्सल रूट न्यूरॉन, ओके, ये हम लोग पढ़ेंगे अगर, तो मैं आपको बताऊंगा। ये सब एक्चुअली प्योर जेसीईआरटी लेक्चर्स में होता है, एनसीईआरटी में ये सब हटा दिया है। तो अगर आप अच्छे बच्चे बने तो शायद पढ़ लोगे, वरना ये सब आपको खुद ही पढ़ना पड़ेगा। ओके, न्यूरॉन कहाँ मिलेगा? वही तो, वो कहाँ मिलेगा करने के लिए वेट करना पड़ेगा, और क्या। तो ये स्पाइनल कॉर्ड के आसपास मिलता है, और क्या। तो आपका ये सेंसरी न्यूरॉन होता है। सपोज आई स्लैप यू इन योर गाल, I chakued you in your godo,
आई ब्रेक योर उंगली, आई कान मोड़ा योर कान। तो ये सारा इंफॉर्मेशन कौन देगा ब्रेन को? डॉर्सल रूट न्यूरॉन। ओके, तो इसका बेसिक फंक्शन क्या होता है? सेंसरी होता है। ओके, इसका बेसिक फंक्शन इज सेंसरी। ओके, चलिए, तो ये हमारा हो गया स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन। उसके बाद आ जाइए फंक्शनल क्लासिफिकेशन, दैट इज सेंसरी या एफरेंट न्यूरॉन। ये क्या करता है? तो दे आइदर कंटेन रिसेप्टर और आर लोकेटेड जस्ट आफ्टर सेंसरी रिसेप्टर। तो समझ रहे हो? तो इसीलिए ये रिसेप्टर में हो सकता है या रिसेप्टर के पास हो सकता है। ओके, तो नाउ व्हाट विल हैपन? इट विल रिसीव द क्या? स्टिमुलस। ये स्टिमुलस को रिसीव करेगा एंड उसे केमिकल रेस्पॉन्स में कन्वर्ट कर देगा। कोई शक? चलिए, तो दिस इज द जॉब ऑफ व्हाट? रिसेप्टर। ठीक है, क्या? सेंसरी न्यूरॉन्स। तो इसलिए रिसेप्टर क्या करेगा? वो आपका खबर जो है उसको लेकर दे देगा किसको? इट विल गिव टू द सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन विल गिव इट टू होम? सो इट विल गिव इट टू द ब्रेन। ओके, एंड ब्रेन विल डिसाइड, फिर वो मोटर न्यूरॉन होता हुआ नीचे जाएगा। ओके, तो रिसेप्टर से सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन से मोटर न्यूरॉन, क्या? सीएनएस, सीएनएस से मोटर न्यूरॉन, एंड मोटर न्यूरॉन से क्या होगा? इफेक्टर। ठीक है, एंड इफेक्टर क्या करेगा? वो रिस्पॉन्ड करेगा। ओके, सो द इफेक्टर विल देन रिस्पॉन्ड। ओके, समझ में आया? तो इसका जो बढ़िया एग्जाम्पल है हमारा, ओके, तो सेंसरी न्यूरॉन का जो बढ़िया एग्जाम्पल है डॉर्सल रूट न्यूरॉन। ठीक है, नाउ इवन आपका जो ऑल्फैक्टरी नर्व है, जो आपका ऑडिटरी नर्व है, जो आपका ऑप्टिक नर्व है, तो ये तीनों नर्व में जो न्यूरॉन होंगे वो भी क्या होंगे? दे आर ऑल सेंसरी न्यूरॉन्स। ठीक है, मतलब वो क्या करेंगे? वो ब्रेन के पास खबर लेकर जाएंगे। ठीक है जी। उसके बाद इसका अलग अलग देखो, सोमैटोसेंसरी न्यूरॉन, उसका मतलब क्या है? वो स्केलेटल मसल से ओरिजिनेट करता है। विसरल सेंसरी न्यूरॉन, ये स्मूथ मसल से ओरिजिनेट करता है। समझ आया? सपोज यू गॉट ए किक इन योर लेग, तो हु विल इन्फॉर्म? somatosensory neuron. Your stomach is paining, who will inform? बोलो, visceral sensory neuron. Okay, सेकेंड है मोटर न्यूरॉन या इफेक्टर न्यूरॉन। ठीक है, मोटर न्यूरॉन या इफेक्टर न्यूरॉन। तो ये क्या करेंगे? They will convey the information from CNS and give it to the effector. समझ में आया? सपोज क्लास में मैं आपको चांटा लगाऊं, तो इफेक्टर कौन है? टीयर ग्लैंड्स। ठीक है, तो टीयर ग्लैंड्स आपका इफेक्टर है, तो वो आपको रोने के लिए मजबूर करेगा। बट अगर आपका जो है अगर आपका जो बॉक्सिंग मैच में आपका इफेक्टर कौन है? हैंड, तो वो मुझे बॉक्सिंग मारेगा, एंड सो ऑन। सो दिस इज द कंसेप्ट। ओके, उसके बाद आ जाइए, तो जो वेंट्रल रूट न्यूरॉन है वो आपका क्या होगा? तो वेंट्रल रूट न्यूरॉन जो है, so that is also called what? That is called motor neuron. अब उन दोनों के बीच में सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन आ जाता है? इंटर न्यूरॉन। ओके, तो उन दोनों के बीच में आ जाएगा इंटर। तो ये आपका कम्युनिकेशन है, देख रहे हो?
रिसेप्टर्स, उससे जाएगा पीएनएस, तो पीएनएस में एफरेंट फाइबर माने सेंसरी न्यूरॉन, ये चला जाएगा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, एंड फिर वहां से आपका मोटर न्यूरॉन वापस इफेक्टर में आएगा। अंडरस्टूड दिस डायग्राम? हाँ कमीला हो गया। चलिए Yes. तो उसके बाद इंटर न्यूरॉन्स। तो अब जैसे ये डायग्राम देखिए, इधर आप डायग्राम देख रहे हैं, तो ये आपका है सपोज सेंसरी न्यूरॉन, देख रहे हो ना, सूडो यूनिपोलर, ये उसका सेल बॉडी है, एक ब्रांच है, आगे जाके दो बन गया, एक सेंसरी है एक मोटर है, समझ रहे हो? तो दिस इज ए ब्यूटीफुल एग्जांपल ऑफ सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन। उसने खबर दिया एक इंटर न्यूरॉन को, इंटर न्यूरॉन ने खबर दिया मोटर न्यूरॉन को, मोटर न्यूरॉन ने खबर दिया इफेक्टर को। अंडरस्टूड? ये न्यूरॉन ही एक सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन का एग्जांपल है। सूडो यूनिपोलर, सूडो यूनिपोलर नहीं नहीं, इंटर न्यूरॉन तो मल्टीपोलर है, डॉर्सल रूट न्यूरॉन जो है वो सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन है। ओके, तो दैट इज सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन। है समझ? ये देखो, दिस इज योर सिनेप्टिक नॉब, देख रहे हो? और ये जो स्टोरेज वेसिकल्स हैं, इसमें क्या होता है? इसमें न्यूरोट्रांसमीटर होता है, फिर न्यूरोट्रांसमीटर से आपका वो रिलीज किया गया, एंड न्यूरोट्रांसमीटर जाके अगले न्यूरॉन के साथ बाइंड करता है। इसको हम पढ़ेंगे आगे डिटेल में। अब क्या क्लियर? सो इसलिए इंटर न्यूरॉन्स आर और एसोसिएशन न्यूरॉन्स आर मेनली लोकेटेड विद इन सीएनएस and between sensory and motor. Okay, they outnumber all other neurons. They are responsible for analysis of sensory input and coordination of motor output. मैंने करना क्या है? आप जैसे सर ने सौरदीप बोस को झापड़ मार दिया, करना क्या है? तो वो डिसीजन कौन लेगा? इंटर न्यूरॉन्स। तो दे विल टेक दैट डिसीजन एंड अल्टीमेटली कन्वे करेंगे किसको? मोटर न्यूरॉन। समझ में आया? तो द पार्ट ऑफ द ब्रेन विच इज रिच इन इंटर न्यूरॉन, उसको कहते हैं एसोसिएशन एरिया। समझ रहे हो? तो जितना वेल डेवलप्ड आपका एसोसिएशन एरियाज होगा, उतना ही वेल डेवलप्ड क्या होगा? हमारा एसोसिएशन होगा। ओके, so suppose your association areas are very well developed, so you can associate a lot of things. Understood? Like जो बर्ड है, बर्ड जो है, ये जो आपका जो डॉग है, आपका डॉग आपका वास्ट क्लॉथ सूंघ के बता देगा, पर आप नहीं बता सकते, क्यों? उनका ऑल्फैक्ट लोब थोड़ा बहुत पावरफुल है। उन्हें क्या पावरफुल है? अभी तो बताओ, अभी तो बेवकूफ वाला आंसर मत दो, अभी तो इतना समझाया आपको। क्या ऑल्फैक्टरी में ज्यादा है उसका? इंटर न्यूरॉन्स एसोसिएटेड, हाँ इंटर न्यूरॉन्स। तो उनका ऑल्फैक्टरी लोब में काफी सारे इंटर न्यूरॉन्स हैं जो इंफॉर्मेशन को रखते हैं, एंड यही इंफॉर्मेशन से हमें मदद मिलता है। ओके, तो उसी तरह से तो जो समझ रहे हो, तो ये आपका, तो इसलिए ये आपका अंधे के पास किस में ज्यादा एसोसिएशन एरिया होगा? इन अ ब्लाइंड मैन, स्टेरियोग्नोसिस एरिया। तो स्टेरियोग्नोसिस एरिया क्या है? ये टच करके बस आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। इसलिए आप जानते हो ब्लाइंड पीपल दे रीड ब्रेल, तो हाउ आर दे एबल टू अंडरस्टैंड ब्रेल? Because what have they stored in their neurons? बताइए क्या स्टोर करके रखा है? बोलो। ये इंटर न्यूरॉन्स। इंटर न्यूरॉन्स से रिलेटेड। तो लाइक दैट, फाइन। अब जितना न्यूरॉन होगा उतना डाटा आप स्टोर कर सकते हो, जितना डाटा आप स्टोर कर सकते हो उतना जरूरत पड़े तो रिट्रीव भी कर सकते हो ना। अगर तुम्हारा 0.5 GB हार्ड डिस्क है तो 2 TB डाटा रखोगे कैसे? समझ रहे हो? सपोज अगर 0.5 GB में 50 फिल्म रहता है तो 2 TB में कितना फिल्म रहेगा? बहुत ज्यादा। कितना? कैलकुलेशन करो।
0.5 में 50, तो 2 TB में कितना? 200। समझ रहे हो? क्योंकि 0.5 into 4 is 2 TB। तो ये सिंपल लॉजिक सबको लगाना है। ओके, चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके, तो आज आप लोगों ने एनसीईआरटी पढ़ा।